हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। सो लास्ट हमने जहां तक पढ़ा था उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। रोशनी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। मानसी वेरी गुड मॉर्निंग। कालिता वेरी गुड मॉर्निंग। सो लास्ट हमने बच्चे लिपिड के विषय में पढ़ लिया था, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको आइसोलेट कैसे करना है, सेपरेट कैसे करना है। अभी हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जो बातें बच्चे हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास में होंगी सर। कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आपने यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले बच्चे एक टेक्निक का नाम है, मतलब 3 टेक्निक मैं आपको पढ़ाऊँगा जो हमारी पेंडिंग है। इन्हीं जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड है ना। कई बार बीमारियों वगैरह की जाँच करने वगैरह में काम आते हैं वो। एक होते हैं RFLP के नाम से बच्चे, जिसको हम बोलते हैं। RFLP, ठीक है। RFLP ये एक टेक्निक है बच्चे, जिसको आप सभी ने पढ़ना है, जिसको हम फुल फॉर्म बोलेंगे तो उसको रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है बच्चे, चारों शब्द से याद रखना आपने। देखिए RFLP, आर से रेस्ट्रिक्शन, एफ का मतलब फ्रेगमेंटेशन, एल का मतलब लेंथ और पी का मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म। यानी क्या बन गया? रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। अब इनके मतलब भी समझाऊंगा आपको, पहले फुल फॉर्म एक बार लिख देता हूं। रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ये बच्चे हमारे पास में यूनिट है, ये टॉपिक है। सोनिया वेरी गुड मॉर्निंग भाई। RFLP, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या मीनिंग होता है इसका? पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे। देखो बच्चे, डीएनए में जो छोटे छोटे आपके वेरिएशंस होते हैं उनको पहचानने की तकनीक है। देखो डीएनए के अंदर बहुत छोटे छोटे, आप जानते हो, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो बेस होते हैं नाइट्रोजन वाले, जिनको आप लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, तो वो नाइट्रोजन वाले बेस जो होते हैं, तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में उनके अंदर वेरिएशन आ जाता है। और यही वेरिएशन की घटना को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पॉलीमॉर्फिज्म शब्द उसी लिए लिया गया है। तो उनके बेस में, सीक्वेंस में, यानी डीएनए के में छोटे छोटे वेरिएशंस को पहचानने के लिए बच्चे एक तकनीक है। डीएनए में डीएनए में डीएनए में छोटे छोटे वेरिएशन को पहचानने पहचानने की एक तकनीक है बच्चे ये। ठीक है, डीएनए के अंदर छोटे छोटे जो वेरिएशन है प्यारे बच्चे, उनको पहचानने की एक तकनीक है RFLP, जिसको हम लोग बोलेंगे। क्लियर हो गई बात आप सभी को? ओके सर। अब ये जो आपका डीएनए के अंदर छोटे छोटे वेरिएशन, मतलब डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है उनकी सीक्वेंस में जो छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं, उनको पहचानना। पहचानने से क्या पता लगता है बच्चे? हमें ब्रीडिंग के बारे में पता लगता है भी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है उसके जेनेटिक मटेरियल में क्या परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को समझा जा सकता है। बीमारियां, अगर किसी की बॉडी बीमारी है तो बीमारी हुई है तो डीएनए के उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, टुकड़ों के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ हुआ तभी बीमारी समझ में आ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे उद्देश्य हैं, उन्हीं को करने के लिए थोड़ी सी तकनीक है ये। अच्छा, ये जो डीएनए में छोटे छोटे वेरिएशन जो होते हैं ना, डीएनए में छोटे छोटे वेरिएशन, एक शब्द लिखा हुआ बच्चे, मैं थोड़ा पॉइंट कर देता हूँ इसको। डीएनए में जो छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं ना, उसी चीज के लिए हमारे लिए एक शब्द यूज होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। इसी के लिए शब्द यूज होता है पॉलीमॉर्फिज्म, याद रखिएगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म शब्द का उपयोग इसीलिए किया जाता है। ओके सर। प्रिंसिपल और प्रोसेस क्या है?
प्रिंसिपल के अंदर जो बातें आपको बताऊंगा उन्हीं के साथ साथ पूरी प्रोसेस भी आपको समझ में आ जाएगी। तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। आ जाइए जरा, पहली बात पे आ जाइए। सबसे पहली चीज तो डीएनए जो है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े हमें प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं आप सब जानते हो सर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए को काटा जाता है ना। इसीलिए देखो मेथड के नाम में रेस्ट्रिक्शन है। तो पहला काम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में काटा जाता है। पहली बात भाई। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप सभी ने पढ़े थे सर, कई प्रकार के होते हैं। और जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने पास में है, मैंने कहा कई प्रकार के होते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा इन एंजाइम्स के विषय में कि डीएनए को किसी स्पेशल जगह से काटने के लिए हमारे पास में स्पेशल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। ठीक है ना, डीएनए को काटना जो होता है वो सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है। जैसा आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी विशेष जगह होती है। तो ये बात लिख देता हूं, डीएनए को काटना, डीएनए को काटना सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है। यानी अकॉर्डिंग टू कि भी कहां से काटना है, हम उसी के हिसाब से अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का चुनाव करते हैं। अब अगर देखो डीएनए को अगर आपने मान लो कोई भी एंजाइम दिया जो स्पेसिफिक जगह से काटेगा, अब हमें क्या पता लगाना सर, हमें लगाना है कि डीएनए के अंदर क्या कोई चेंज हुआ है क्या। अगर डीएनए में वेरिएशन हुआ होगा तो जो एंजाइम तुम डालोगे वो कट लगाएगा ना, तो उसके काटने के बाद में जो डीएनए का टुकड़ा बनेगा उसकी लंबाई अलग होगी। अगर वेरिएशन नहीं हुआ है तो नॉर्मली जितनी लंबाई का काटता उतना ही कटेगा। लेकिन अगर डीएनए में वेरिएशन होगा तो एंजाइम ढूंढेगा अपने सीक्वेंस को, उसको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, तो पहले की तुलना में अब वो थोड़ा अलग जगह से काट देगा, है ना। तो यही मेन प्रिंसिपल है। यानी डीएनए में अगर कुछ वेरिएशन हुआ, कुछ चेंज हुआ, वेरिएशन हुआ, तो कटिंग की लंबाई अलग होगी। कटिंग की लंबाई मेरे भाई अलग होगी सर, है ना। हमें तो एंजाइम डाला था, उसने देखा वेरिएशन है तो अलग तरह से काटेगा फिर, तो जो काटा टुकड़ा उसने, उस टुकड़े की लंबाई अलग होगी, बदल जाएगा, है ना। बदल जाएगा तो पहले की तुलना में अब की बार अलग अलग डीएनए के वो टुकड़े बनेंगे। पहले के कंपैरिजन में जब चेंज नहीं हुआ था उसकी तुलना में अब अगर चेंज हो चुका है डीएनए के अंदर, तो अब टुकड़े जो हैं वो अलग अलग बनेंगे बच्चे। फिर अब जो अलग अलग टुकड़े बने हैं ना, इनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड आपने पढ़ा था। तो अब इन अब इन टुकड़ों को अब इन टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रो जेल फोरेसिस द्वारा अलग अलग कर लिया जाएगा, अलग अलग कर लिया जाएगा, है ना, साइज के हिसाब से कर लिया जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पूरा मेथड पता है, उसके हिसाब से इन सारे टुकड़ों को हम लोग अलग कर लेंगे। और फिर जो डीएनए का टुकड़ा है हमारे पास में, उसके लिए हम उसका एनालाइज करेंगे सर। फिर जो अलग अलग हुए हैं टुकड़े, तो फिर इन डीएनए के टुकड़ों को एनालाइज एनालाइज करने के लिए एनालाइज करने के लिए एनालाइज करने के लिए
डीएनए प्रोब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई डीएनए प्रोब का यूज करते हैं। डीएनए प्रोब क्या है? ये प्रोब वाला पूरा मेथड, ये भी एक प्रकार का ये हमारी तरफ से नॉन डीएनए होता है, मतलब जिस डीएनए को हम जानते हैं उनके सीक्वेंस को पहले से जानते हैं, तो उससे कंपेयर करते हैं, जो टुकड़े बने हैं यहाँ पे कंपेयर करके पता लग जाता है कि ये वाला डीएनए का टुकड़ा जो है कैसा है, इसमें क्या परिवर्तन है, सारी बातें पता लग जाती हैं। ये प्रोब वाली चीज़ें सारी पढ़ चुके हो, पूरा एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था आपको। बताइए भाई। यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते। ये हमारा पहला मेथड था जिसको हमने अभी पढ़ा है। तो फायदा क्या, हमें देखना क्या था, केवल डीएनए के अंदर जो वेरिएशन हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ छोटा छोटा, उसको हमने जांच करना था। यही इस मेथड का हमारा मुख्य उद्देश्य था बच्चे। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे मेथड पे। सेकंड मेथड, दूसरा मेथड है RAPD, रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, RAPD। दूसरा मेथड एक और है हमारा RAPD, बोले तो रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ये मेथड आपने सुना होगा, ज़्यादा नाम इसका सुना होगा। ये सामान्य जीवन में भी हमारे टेस्ट वगैरह करने में काम आता है, RAPD। अच्छा, जब फुल फॉर्म आप लिख रहे हो तो इस फुल फॉर्म के अंदर आपने इतना तो देख लिया होगा कि यहाँ भी एम्प्लीफाइड याद है आपको? एक आपने PCR मेथड पढ़ा था जिसमें एम्प्लीफिकेशन करते हैं, जिससे एम्प्लीफिकेशन मतलब जो डीएनए का टुकड़ा हमारा है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, कॉपी करते हैं बहुत सारी उसकी, एम्प्लीफिकेशन उसी को बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है, यही बताया था मैंने कि डीएनए के अंदर छोटे छोटे जो वेरिएशंस आ जाते हैं, उसके नाइट्रोजन के जो बेस होते हैं उनमें सीक्वेंस में चेंज आ जाते हैं ना, डीएनए के बारे में ही बात है हमारी। रैंडमली मतलब पहले तो हमने क्या था, अपनी मर्जी से छांट के हमने कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया था। अब की बार रैंडम है सारी चीज़ें, हमें नहीं पता जो डीएनए का टुकड़ा हम जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो कैसा है, और एंजाइम भी हम लोग रैंडम डालते हैं इसमें। ठीक है, रैंडमली डाल के चेक किया जाता है, काम वही करना है जो पीछे किया था, लेकिन अब की बार सारे काम रैंडमली होते हैं। मतलब डीएनए का कोई भी हिस्सा जिसकी पहले से नॉलेज नहीं है उसको एम्पलीफाई करते हैं हम लोग। समझ गए बात को? यानी इसमें हम डीएनए का कोई भी हिस्सा जिसकी हमें पहले से नॉलेज नहीं है, उसे एम्पलीफाई किया जाता है। कोई भी हिस्सा हमने उठाया, कहीं से भी उठाया जहां से हमें चेक करना कि भाई यहाँ पे कुछ डीएनए में वेरिएशन तो नहीं हुआ, हमने रैंडमली एक हिस्सा उठाया, हमें नहीं पता उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, हमने उसको एम्पलीफाई किया। ठीक है, अब डीएनए में अगर पॉलीमॉर्फिज्म होने का ना, अगर डीएनए के अंदर बच्चे अगर पॉलीमॉर्फिज्म हो चुका होगा, लिखिए पहले, डीएनए में अगर पॉलीमॉर्फिज्म हो चुका होगा, मतलब जो डीएनए आपने उठाया है अगर उसमें वेरिएशन हो चुके होंगे, तो एम्पलीफाई करने के बाद में जो डीएनए प्राप्त होंगे आपको, यानी जो डीएनए का बैंड प्राप्त होगा आपको, तो डीएनए बैंड जो आपको प्राप्त होगा ना वो अलग होगा, नॉर्मल कंडीशन से अलग होगा। मतलब आपका डीएनए है, आपके डीएनए को उठाया, आपके डीएनए को उठाने के बाद में उसको हमने एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करने के बाद हमने देखा है इसका बैंड तो नॉर्मल से कुछ अलग आ रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर है। ठीक है, तो ऐसे ही आधार पे हम लोग इस मेथड में करते हैं। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, ये जो अभी नया पैटर्न आया है ना उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे पुराने पैटर्न से। अभी जो हमने एम्पलीफिकेशन किया है
तो हमने देखा कि अभी जो एम्प्लीफिकेशन करने के बाद जैसे डीएनए का बैंड यानी जैसे डीएनए हमें प्राप्त हुए हैं उनको फिर कंपेयर करते हैं हमारे नॉर्मल डीएनए से, फिर पता लगता है कितना परिवर्तन हुआ है। तो फिर क्या करते हैं, नॉर्मल डीएनए से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करके हमें जो डाइवर्सिटी हुई है, जो परिवर्तन हुआ है, उसको ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ओके सर, ये है दूसरा मेथड। अब बच्चे तीसरा मेथड को बोलते हैं AFLP। थर्ड मेथड जो होगा हमारा AFLP मेथड। ठीक है, AFLP ये भी रिसेंबल करेगा, नाम इसका कुछ ना कुछ तरीके से। ए मतलब वही एम्पलीफाइड, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ध्यान से देखना, अगर नाम ही समझ लिया, ये मेथड में कुछ अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। एम्पलीफाइड, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द जुड़ गया एम्पलीफाइड, मतलब एम्पलीफिकेशन यहाँ भी होगा, डीएनए के फ्रेगमेंट का होना है, लेंथ के आधार पे हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, किसको, पॉलीमॉर्फिज्म को, मतलब जो बदलाव हुआ है उसको। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो देखो, पिछले मेथड में RAPD रैंडम एम्पलीफिकेशन था, है ना, रैंडम एम्पलीफिकेशन था। उससे पिछले मेथड में हमारे पास में क्या था, RFLP, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से पहले हमने डीएनए को काटा था अपनी जानकारी के हिसाब से। अब ये तीसरे मेथड में दोनों काम होंगे, तीसरे मेथड में दोनों काम होंगे, मतलब इसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज भी करेंगे और दूसरे मेथड में जैसे हमने एम्पलीफिकेशन किया था तो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन भी करेंगे और फिर उसका एनालाइज करेंगे बच्चे। यानी एक प्रकार से ये मेथड में क्या होता है, ये दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन है। जो पिछले दोनों मेथड हैं उन दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन है बच्चे। ठीक है, दोनों मेथड्स का क्या है सर, दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन है ये मेथड जो होता है। और इसके अंदर भी हमें वही क्या करना होता है, पॉलीमॉर्फिज्म को ही डिटेक्ट करना होता है। डीएनए में जो पॉलीमॉर्फिज्म हुआ है, छोटा मोटा जो बदलाव हुआ है, उसको हमें डिटेक्ट करना होता है। तो दोनों को मिलाकर के हमने और एडवांस तकनीक विकसित कर ली, बस इतना ही है, ये एडवांस होगा थोड़ा सा, है ना। ओके सर, इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं हम लोग। सबसे पहला काम, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं। ठीक है, पहला काम वही करना पड़ेगा जो हमें शुरुआत जहां से होती है। उसके बाद फिर स्पेसिफिक अडेप्टर डीएनए फ्रेगमेंट के एंड पे जोड़े जाते हैं। फिर उसके बाद में स्पेसिफिक अडेप्टर डीएनए फ्रेगमेंट के एंड पर लिगेट किए जाते हैं। लिगेट मतलब जोड़े जाते हैं, लिगेट किए जाते हैं, लाइगेज से जोड़े जाते हैं। अब ये अडेप्टर डीएनए, जिस बच्चे को याद आ रहा है कि अडेप्टर डीएनए क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा मतलब मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। अडेप्टर डीएनए मेरे भाई डीएनए के दोनों तरफ जोड़े जाते हैं ताकि वो डीएनए जो हमने टुकड़ा लिया है उस टुकड़े को पहचानना आसान हो जाए, उसके दोनों एंड हमारे लिए विजिबल हो जाए किसी न किसी तरीके से। ओके सर, फिर पीसीआर प्राइमर क्या करता है, अडेप्टर्स और फ्रेगमेंट के स्पेसिफिक सीक्वेंस को टारगेट करते हैं। प्राइमर्स का मतलब क्या, प्राइमर मतलब जहां से ये जो डीएनए का टुकड़ा है उसकी
एम्पलीफाई होने की या उसके रेप्लिकेशन होने की, उसकी संख्या बढ़ने की जहाँ से शुरुआत होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम लोग मेरे भाई प्राइमर्स का यूज करते हैं, और प्राइमर्स के साथ पीसीआर टेक्निक तो यूज होगी। पीसीआर मतलब वही तो क्वांटिटी बढ़ाती है। तो पीसीआर प्राइमर है, ये क्या करेंगे, ये अडेप्टर व जो हमारा नॉर्मल डीएनए है के विशिष्ट सीक्वेंस को टारगेट करेंगे। मतलब तुमने डीएनए के दोनों एंड पे अडेप्टर डीएनए लगा दिए, तो अब ये जो प्राइमर है ये क्या करेगा, अडेप्टर डीएनए और जो तुम्हारा फ्रेगमेंट था उनके स्पेशल सीक्वेंस को टारगेट करेगा स्पेशल सीक्वेंस को। तो फिर हम क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। ये काम पीसीआर प्राइमर, मतलब ये काम क्या, ये लाइन लिखी, इसका मतलब इतना ही है कि तुमने जो डीएनए लिया था, फ्रेगमेंट लिया था, उसके साथ में तुमने अडेप्टर डीएनए जोड़ दिया था। अब इसको तुमने पीसीआर प्राइमर की सहायता से, मतलब पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब इसका काम ही होता है कि जो तुम्हारे पास फ्रेगमेंट है उसको एम्पलीफाई करना, उसकी क्वांटिटी बढ़ाना। तो इसने जो क्वांटिटी बढ़ाई है, अब वो जो डीएनए बन गए, अब उनको हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से एनालाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाएगा, जिससे वो जो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट है उनका एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये मेथड होता है बच्चे, एनालाइज करने के बाद पता लग जाएगा हमें। तो ये बहुत आधुनिक तकनीक है और हाई रिजोल्यूशन वाली तकनीक है, यहाँ पर ज़्यादा यूज होगा चीज़ों का, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो ये आपके मेथड्स थे, 3 मेथड जो और बचे हुए थे बच्चे। ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर मैंने आपको बताया था, जो आपकी यूनिट चल रही है मेथड्स इन बायोलॉजी, इस यूनिट के अंदर बच्चे मैंने आप सभी को ये चीज़ समझाई थी, ये चीज़ बताई थी आपको कि भाई इस यूनिट के अंदर आपको ये जो टोटली जो पूरी यूनिट है आपकी, ये 8 पार्ट में डिवाइड है। ये पूरी यूनिट आपकी 8 भाग में बटी हुई है। ठीक है, ये पूरी यूनिट आपकी 8 पार्ट में विभाजित है, 8 भागों में बटी हुई है। 8 भागों में से अभी जो हमने पढ़ा है उसमें हमारा आज इन 8 पार्ट में से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी जितने भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं इस यूनिट के अंदर, तो टोटल 8 पार्ट में से पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये पहला पार्ट जो है, जो अभी आपने किया है, ये पहला पार्ट सबसे बड़ा है, ये एक तरफ है, बाकी एक तरफ मान सकते हो, सबसे बड़ा पार्ट यही है। और दूसरी बात है कि 99.9% क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। ठीक है, बाकी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य पार्ट ये वाला आपका 99% जो पॉसिबिलिटी है जो क्वेश्चन बनने की, वो इसी पार्ट से है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखेगा इस बात को। तो इसलिए हमने इसको पहले अच्छे से सीख लिया है, अच्छे से कर लिया है प्यारे बच्चे। तो आपने भी इसको पूरा ध्यान से, एक बार से अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, 2 बार देखो लेक्चर्स को, 3 बार देखो। और दूसरी बात, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो देखो ये आपका CSIR वाले बच्चों के लिए, अच्छा किसी भी राज्य का आप सेट एग्जाम दे रहे हो, अच्छा तीसरा फिर जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी वैकेंसी आती है ना, आपका जो भी विषय हो, जो भी आपका विषय हो, आप कह सकते हो बॉटनी, जूलॉजी, जिससे भी आप देते हो, ये वाला हिस्सा जो है ना इस यूनिट का, ये तीनों ही बच्चों के सिलेबस को कवर करता है। तीनों ही प्रकार के बच्चों के सिलेबस में अपना ये वाला हिस्सा है। इस यूनिट मतलब क्या होता है कि आप जो सेट में पढ़ा है ना आपने, या नेट में पढ़ा है आपने, तो उस समय पे हमारे पास जो मेथड्स इन बायोलॉजी होते हैं, मेंस एग्जाम में आते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं आते। उनमें से कुछ हिस्सा ये होता है, कुछ चीज़ें नहीं होती अपने पास में। तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, आप किसी भी विषय के हो, ये चीज़ आपको मेंस में भी काम आनी है। जिनको स्टेट लेवल पे देना, तो उनके मेंस में भी काम आनी है बच्चे। तो ये मेथड जो अभी हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, ये सभी के लिए है। कोई भी बच्चा इसको किसी भी प्रकार से हल्का नहीं छोड़ेगा, पूरी अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन आपने इसकी करनी है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्लास से हम
इसका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या होता है ना भाई, ये पार्ट में इसलिए बटा हुआ है क्योंकि कुछ हिस्सा इसका ऐसा है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो फिजिक्स से रिलेटेड है, कुछ हिस्सा इसका और जो अलग अलग साइंस के सेगमेंट से रिलेटेड, इसलिए पार्ट वाइज आपको कंसेप्ट दिए होते हैं। हम भी पार्ट वाइज इसलिए पढ़ते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में टॉपिक टू टॉपिक हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते चल रहे हैं बच्चे। ठीक है ना, तो आपको भी करना है। अब सेकंड पार्ट इसका हम लोग कल से शुरू करेंगे। कल से हम इसका सेकंड पार्ट जो होगा उसके कंसेप्ट होंगे शुरू करेंगे। आज यहाँ तक मैंने करवाया आपको। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी क्लास जो है अपनी चलती रहेगी, इसकी क्लास अपनी चलती रहेगी। अभी अभी 2 क्लास इसी टॉपिक पे चल रही थी, अभी इस टॉपिक की 1 क्लास रहेगी रोज। अब साथ में हम लोग इसी टॉपिक के साथ में ये यूनिट चलती रहेगी। अभी सेकंड पार्ट इसका शुरू करेंगे, ये भी साथ चलेगी, लेकिन साथ में ही आपकी आज भी 1 क्लास लगेगी और वो हमारी यूनिट होगी सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ठीक है ना, क्योंकि सबसे मेन हिस्सा हमने पहले पढ़ लिया, अब इसको चलाते रहेंगे और बाकी हिस्से भी करेंगे। लेकिन और जो हमारा सबसे ज़रूरी हो, यहाँ पर भी काम आएंगी वो चीज़ें हमें, तो साथ में एक और यूनिट आपकी चलेगी आज से, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ठीक है ना, कोशिका संकेतन वाली जो चीज़ें हैं या कोशिकाओं के इंट्रैक्शन वाली हैं, उसको भी बच्चे आज हम शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है और बहुत ज़्यादा काम की है आपकी। कुछ तो यूनिट ऐसी हैं, कुछ यूनिट तो ऐसी हैं जो बच्चों से अवेयर भी नहीं है, बच्चे उनसे बहुत दूर हैं और पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम सारी चीज़ों को इस थीम पे पढ़ें। बस आप अपने अनुमान मत लगाना कि सही तरीका क्या है, आप लोग केवल सोच सकते हो, हमारा काम है हर साल उसको अप्लाई करने का। इसलिए हम जानते हैं कि सही तरीका किस चीज़ का क्या है। आप लोग तरीके के बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि आप सोचोगे तो डेफिनेटली अपना नुकसान करके जाओगे। हमारा कुछ नहीं होएगा, आपका नुकसान होएगा, है ना। तो इसलिए करते रहिए जिस प्रकार से, जिस तरीक़ों से हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग शायद ये पहली बार अपने जीवन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। हमारा पिछले 10 साल से हर रोज़ का यही काम है ना। उन सब के आउटपुट के बाद में फिर सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। चलिए, तो ये है बच्चे, मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।